देखिए एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था ओपन स्पेयर का। क्या पूछा था उसने? ओपन स्पेयर ले लीजिए या क्लोज्ड स्पेयर ले लीजिए, जो आपको ठीक लगे आप वो ले लीजिए। क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। एक आपको होमवर्क दिए थे हम S1/4, 1/4 क्लोज इंटरवल के साथ या ओपन इंटरवल के साथ ही था। कॉपी में रीचेक करिएगा। S1/4, 1/4 मिला। इसमें x का मान क्या लिए थे जरा वो रिपीट करिएगा। x इज इक्वल टू मेरे ख्याल से क्लोज इंटरवल 0,1 लिए थे, है ना। x इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0,1 लिए थे। d हमारी यूजुअल मैट्रिक थी, मतलब d इज सच दैट x क्रॉस x2 आर डिफाइंड बाई dxy इज इक्वल टू मॉड x माइनस y। ठीक है, यह हमारी मैट्रिक थी। तब आपसे कहा गया था कि S1/4, 1/4 की वैल्यू बताइए। चलिए लिखवाइए। ओपन स्पेयर इज द collection of all those point of space whose distance from the center A is less than R. This implies that S1/4, 1/4 is equal to x belongs to कैपिटल X की जगह क्लोज इंटरवल 0,1 मॉड x माइनस 1/4 लेस देन 1/4। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट S1/4, 1/4 इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। इसकी वैल्यू आपको मिलेगा -1/4 लेस देन x माइनस 1/4 लेस देन 1/4। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट S1/4, 1/4 इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। इसको 1/4 को पूरे में ऐड करेंगे। जैसे 1/4 यहाँ ऐड होगा कितना आएगा 0 लेस देन x माइनस 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 2/4 दैट इज 1/2। दिस इम्प्लाइज दैट S1/4, 1/4 इज इक्वल टू x belongs to close interval 0,1 x belongs to open interval 0,1/2। क्लियर है? दिस इम्प्लाइज दैट आपको स्ट्रैटेजी बताई गई थी। स्ट्रैटेजी में कहा गया था कि इन दोनों का क्या ले लेते हैं, इंटरसेक्शन। जैसे इंटरसेक्शन लेंगे मिलेगा क्लोज इंटरवल 0,1 इंटरसेक्शन ओपन इंटरवल 0,1/2। फिर कहा जाता है कि यहाँ से सीधे स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करिए, रियल नंबर लाइन को बनाना शुरू करिए। मान लीजिए ये हमारी रियल नंबर लाइन है। इस रियल नंबर लाइन में सेंटर में 0 है, 0 1 1/2, 0 1 2 1/2 -1 -2। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आगे देखिए क्लोज इंटरवल 0,1, ये हमारा क्लोज इंटरवल 0,1 है। ठीक है, दूसरा हमसे लिया गया है ओपन इंटरवल 0,1/2। ओपन इंटरवल 0,1/2 ये है। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन वैल्यूज आपको यही डॉटेड एरिया दिख रहा होगा। डॉटेड एरिया को आप लेंगे तो मिलेगा ओपन के साथ 0 ओपन के साथ हाफ, दैट इज S1/4, 1/4 इज इक्वल टू 0,1/2। ये आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, ये क्वेरी आई थी, एक बच्चे ने पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे शुरू कर रहे हैं अपने। इधर मोबाइल लेके जाइए पीछे। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग मेट्रिक स्पेस पे आगे अप्रोच करते हैं। ये बैठ जाएगा। ये उतारना है आप लोगों को। ये उतारना चाहते हैं तो इसको उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट में है। कैसी तबीयत है जो आपके साथ आती थी उनके? उनका आया था मेरे पास, मैसेज आया था कि मेरी तबीयत कुछ कम ठीक है, तो हम 1-2 दिन थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है।
आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हैं, आपको जो सर पढ़ाएंगे वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे बस बातचीत करनी है, हम ही फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं टाइम निकाल करके। इस हफ्ते डेमो कराएंगे, ठीक है। जैसे फिज़िक्स का डेमो चल रहा है, फिज़िक्स का डेमो मेरे यहाँ कल ख़त्म होगा। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एक सर ने पढ़ाया था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एक सर पढ़ा रहे हैं। कल डेमो हुआ था, 2 दिन का डेमो हो जाए, उसके बाद फिर हम केमिस्ट्री का डेमो शुरू करा देंगे। ठीक, कल हम भी कुछ बच्चों से क्वेरीज दिए थे 2 दिन, दरअसल हम भी फुर्सत पाए थे, अभी तो पूछे थे। फिर मतलब कि मैं समझ में आई है फिज़िक्स की क्लास बच्चों को बहुत। आप लोगों को हमने क्वेश्चन कराया था, उस क्वेश्चन में हम लोग ने यूजुअल मेट्रिक स्पेस में एन इंटीरियर के बारे में पढ़ा था, है ना। अब उसी के आगे पढ़ने चल रहे हैं। पेपर 21 to 22 के लिए चेंज हुआ है, हालांकि मैंने यूनिवर्सिटी के एक सर से और बात की है, दिखते जाएंगे। ओके, चलिए, कल आप लोग को यूजुअल मेट्रिक स्पेस में एन इंटीरियर के बारे में बताया जा रहा था। कुछ काम पड़ जाता है, फोन करके क्या जमा नहीं पाता, कलेक्ट्रेट कचहरी में गया है कुछ काम। पीक का टाइप पे चल रहा है, साउंड कम। चलिए देखिए, आप लोगों को इंटीरियर पॉइंट बताया गया था, इंटीरियर पॉइंट के साथ साथ ओपन सेट बताया गया था, ठीक है। कहा गया था ये मेट्रिक स्पेस का मेन ब्रांच है। मेट्रिक स्पेस का मेन ब्रांच होने का मतलब अब यहाँ से आपकी स्टोरी शुरू होगी और एक के बाद एक प्रोसीड करती जाएगी। जैसे देखिए, कहा गया था, मान लीजिए x, d कोई मेट्रिक स्पेस है, तो हम जब भी इंटीरियर पॉइंट की स्टडी करेंगे वो किसी सबसेट में करेंगे, ठीक है। सबसेट में स्टडी करने का क्या मतलब हुआ, सबसेट में स्टडी क्यों करेंगे, सबसेट में इसलिए करेंगे क्योंकि स्पेस का हर एक पॉइंट उसका ऑब्वियसली क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट। तो जो भी स्टडी करेंगे हम कहाँ करेंगे, स्पेस सेट में करेंगे, सबसेट में करेंगे, ठीक है। कहा गया कि मान लीजिए x, d कोई मेट्रिक स्पेस है, ठीक, ये उसका कोई सबसेट है। जैसे देखिए, इंटीरियर पॉइंट में आपसे कहा गया था, इंटीरियर पॉइंट कहा गया था कि सबसे पहले इसमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है, तो आपने सबसे पहले क्या लिया था, x, d को हमने कहा था ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब कोई भी चीज़ इसकी तो हमेशा इंटीरियर होगी ही होगी, तो अब हम इसकी स्टडी नहीं करेंगे बल्कि इसका एक सबसेट लेंगे, E इज सबसेट ऑफ x, ठीक है। x, d मेट्रिक स्पेस है, यूनिवर्सल सेट का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट तो होता ही होता है। तो अब हम x की स्टडी नहीं करेंगे बल्कि उसका क्या लेंगे, एक सबसेट लेंगे। तो हमने E उसका एक सबसेट ले लिया था, ठीक है। आगे देखिए, ये मान लीजिए E है, फिर इसमें 2 कैटेगरी हमने बनाई थी। हमने कहा था जो E के बाहर है वो 101% श्योर इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अगर हम आपसे कहें कि एक पॉइंट हमने E के बाहर ले लिया है, इज दिस इंटीरियर पॉइंट ऑफ E, तुरंत कहिएगा नो, दिस इज नॉट द इंटीरियर पॉइंट ऑफ E। बट इफ वी टेक अ पॉइंट C and D in the set E, then we can judge whether it is interior point or not। अगर हमने E के अंदर पॉइंट्स ले लिए
तो अब हम उसको जज करेंगे कि वो इंटीरियर पॉइंट होगा या नहीं होगा। तो ई के बाहर जो पॉइंट्स होते हैं वो 101% इंटीरियर नहीं होते हैं, लेकिन इफ़ द पॉइंट इज़ इन द सेट देन वी हैव टू चेक वेदर द पॉइंट इज़ इंटीरियर और नॉट। ठीक है, तो ये एक अपने माइंडसेट में हमेशा लेकर के चलिएगा, क्योंकि इंटीरियर बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला है। ठीक है, अगर कोई पॉइंट ई के बाहर है तो वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है, बट इफ़ द पॉइंट इज़ इन द सेट ई देन वी हैव टू चेक वेदर द पॉइंट ई दैट पॉइंट इज़ इंटीरियर पॉइंट और नॉट। ठीक है, ये क्लियर है। पॉइंट ई के बाहर है तो 101% इंटीरियर नहीं है, ई के अंदर है तो हमको चेक करना पड़ेगा। ये एक क्राइटेरिया मेरे दिमाग में सेट हो गया। दूसरी बात, हम चेक कैसे करेंगे कि वो इंटीरियर है या नहीं? हम उसको सेंटर मान करके एक छोटी सी रेडियस का स्पेयर बनाएंगे, ओपन स्पेयर। अगर वो कंटेन कर गया तो वो हमारा इंटीरियर पॉइंट है, कंटेन नहीं किया तो इंटीरियर पॉइंट नहीं है। जैसे हम सी के लिए चेक करना चाहते हैं तो तुरंत कहेंगे देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सच दैट, अगर आर को सेंटर और आर को रेडियस और सी को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर ई में कंटेन कर गया तो सी इज़ द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई, अदरवाइज सी इज़ नॉट द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई। इतना आपको बताया गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग ने रिमार्क्स पढ़े थे। रिमार्क अपना जरा थर्ड रिमार्क एक बार पढ़िए पूरा। थर्ड रिमार्क एक बार पूरा पढ़िए। थर्ड रिमार्क में क्या क्या चीज़ें हैं? इनिशियल मैट्रिक उसी को भी स्पेंड करेंगे, अपने जब भी पढ़ने की क्या है? इनिशियल मैट्रिक स्पेस आर का मल्टी ना एन नॉट फाइव मैं पढ़े हाँ since two element n there exist epsilon, मतलब समझ में आया वो पॉइंट आपको? क्लियर है वो पॉइंट? आगे अब देखिए, उसी में देखिएगा। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम यूजुअल मैट्रिक स्पेस आर कॉमा डी लेते हैं, यूजुअल मैट्रिक स्पेस आर कॉमा डी लेते हैं तो उसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो इंटीरियर होता है वो क्या होता है? 5। क्यों 5 होता है? हमने एक नेचुरल नंबर का पॉइंट लिया था, आपके नोट्स में मैंने पॉइंट 2 लिया था। 2 को सेंटर मान के एप्साइलन रेडियस का ओपन स्पेयर बनाया था, दैट इज S2 कॉमा एप्साइलन। तो वो जो आया था वो आया था ओपन इंटरवल 2 माइनस एप्साइलन कॉमा 2 प्लस एप्साइलन। 2 माइनस एप्साइलन कॉमा 2 प्लस एप्साइलन के बीच में कहा गया था ढेर सारे रेशनल और इरेशनल नंबर पाए जाते हैं, वो रेशनल और इरेशनल दोनों नेचुरल नंबर में कंटेन नहीं करेंगे। जब कंटेन नहीं करेंगे तो S2 कॉमा एप्साइलन n में कंटेन नहीं करेगा। कंटेन नहीं करेगा दैट इज 2 इज़ नॉट द इंटीरियर पॉइंट ऑफ कैपिटल N, और 2 अगर n का इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो उसका कोई भी पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, दैट मीन्स n इंटीरियर की वैल्यू क्या आएगी? 5। दूसरा देखिए, ठीक इसी तरीके से अब हम निकालना चाहते हैं Z इंटीरियर इज इक्वल टू W इंटीरियर इज इक्वल टू Q इंटीरियर इज इक्वल टू IR इंटीरियर इज इक्वल टू, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स का इंटीरियर पॉइंट, सेट ऑफ होल नंबर का इंटीरियर पॉइंट, सेट ऑफ रैशनल नंबर का इंटीरियर पॉइंट और सेट और इररेशनल नंबर का इंटीरियर पॉइंट। ये इसी के तहत अब हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, उसको समझिएगा कि कैसे निकाल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यूजुअल मैट्रिक स्पेस दिया गया है। सबसे पहले हम एक ये स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ये हमारी रियल नंबर लाइन है। ठीक है, इस रियल नंबर लाइन में जो एक कहिए वो हम डिस्कस करके बताते हैं आपको। एक तो हम सोच रहे थे ये डिस्कस कर लें, दूसरा हम सोच रहे थे ये डिस्कस कर लें। ठीक है, ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स को ड्रॉ करना है तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स की लाइन हो गई। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया? सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स यही होते हैं हमारे। ठीक है, रियल नंबर लाइन का मतलब इसके बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, इंटीजर्स का मतलब इसके बीच में कोई नंबर नहीं होगा। Z में केवल 0, +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन होता है। ठीक है, तो ये Z हो गया। और सेट ऑफ रियल नंबर की बात करेंगे तो दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स होते हैं। अब हम इस अजम्पशन को लेकर के चलेंगे। ठीक है, देखिए, हमको Z इंटीरियर निकालना है। Z इंटीरियर निकालने का मतलब
z के वो सारे पॉइंट्स जो उसके इंटीरियर पॉइंट हो। बात को पकड़िएगा, z इंटीरियर का मतलब z के वो पॉइंट जो z के इंटीरियर पॉइंट हो। तो z के कोई एक पॉइंट ले लीजिए, जो कहिए वो एक पॉइंट ले लें, -1। हम चेक करना चाहते हैं कि क्या -1 z का इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। तो हम करेंगे क्या, -1 को सेंटर और एप्साइलन को रेडियस मान करके एक ओपन स्पेयर बनाएंगे। अगर ये ओपन स्पेयर z में कंटेन कर गया, ध्यान दीजिएगा, z इंटीरियर में सारी बात z को लेकर के होगी, z के पॉइंट्स को चेक करेंगे, z के पॉइंट को लेकर के ओपन स्पेयर बनाएंगे और वो कंटेन भी कहाँ करना चाहिए, z में करना चाहिए। z इंटीरियर निकालना था तो z का एक पॉइंट हमने -1 लिया, -1 और एप्साइलन को सेंटर मान करके ओपन स्पेयर बनाएंगे और देखेंगे कि ये z में ही कंटेन कर रहा है या नहीं। करवाइए। कहेंगे इज इक्वल टू, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस, ठीक, हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर -1 लेस देन एप्साइलन। s -1 कॉमा एप्साइलन इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब मॉड x -1, क्यों भाई, dxy की वैल्यू होती है dxy इज इक्वल टू मॉड x -y, मॉड x -y लेस देन एप्साइलन, ठीक। s -1 कॉमा एप्साइलन इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r, x +1 लेस देन एप्साइलन। s -1 कॉमा एप्साइलन इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r, चलिए, माइनस एप्साइलन लेस देन x +1 लेस देन एप्साइलन, ठीक है। s -1 कॉमा एप्साइलन इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r। अब क्या करें, 1 को घटाएंगे, श्योर है। -1 को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। चलिए सब्सट्रैक्ट करिए तो मिलेगा -1 माइनस एप्साइलन लेस देन एप्साइलन -1। क्लियर है। s -1 कॉमा एप्साइलन इज इक्वल टू, देखिएगा आपको ऑलरेडी पता है कि इसकी वैल्यू निकालते हैं तो a माइनस एप्साइलन कॉमा a प्लस एप्साइलन मिलती है। s a कॉमा एप्साइलन की वैल्यू a माइनस एप्साइलन कॉमा a प्लस एप्साइलन, यही मिलनी चाहिए। देखते हैं मिल रही है कि नहीं, बताते इसलिए चल रहे हैं ताकि ध्यान रहे कि कभी डायरेक्ट करना तो कर सकें। ओपन इंटरवल -1 माइनस एप्साइलन कॉमा -1 प्लस एप्साइलन, ठीक है। s -1 कॉमा एप्साइलन इज इक्वल टू r इंटरसेक्शन -1 माइनस एप्साइलन -1 प्लस एप्साइलन। s -1 कॉमा एप्साइलन इज इक्वल टू, यही वैल्यू मिलेगी, -1 माइनस एप्साइलन -1 प्लस एप्साइलन, ठीक। -1 माइनस एप्साइलन -1 प्लस एप्साइलन, ये आपका -1 माइनस एप्साइलन -1 प्लस एप्साइलन की वैल्यू हो गई, ठीक। रियल नंबर लाइन में, जो कि r से इंटरसेक्शन लिए थे, रियल नंबर लाइन में ये कंटेन करेगा इनफाइनाइटली मैनी रैशनल एंड इररेशनल नंबर। क्यों भाई, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल एंड इररेशनल नंबर को क्या करेगा, कंटेन करेगा। लेकिन z में तो रैशनल और इररेशनल पाए नहीं जाते हैं, इसका मतलब ये z में कंटेन नहीं करेगा, ये z में कंटेन नहीं करेगा। दैट मीन्स s -1 कॉमा एप्साइलन z में कंटेन नहीं करेगा, और अगर ये z में कंटेन नहीं करेगा तो ये इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। -1 z का इंटीरियर पॉइंट नहीं बना तो कोई भी पॉइंट z का इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। जब कोई भी पॉइंट z का इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक किसके बराबर आएगी, 5 के बराबर आएगी। क्लियर, लिखिए, उतारिए उसको, बस ऐसे ही दूसरा पॉइंट डाल करके
Z इंटीरियर इज इक्वल टू 5, जैसे पीछे लिखा था बिल्कुल वैसे ही लिख लीजिए, Z इंटीरियर इज इक्वल टू 5। एक डब्बा ऐसे करके बनाइए, लिखिए यहाँ पे सिंस -1 बिलोंग्स टू Z, सिंस -1 बिलोंग्स टू Z देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, पूरा उतार लीजिए। ये सब वाइवा में खूब पूछा जाता है, बहुत फ्रिक्वेंट होके पूछते हैं। देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, नहीं ऑप्शनल पेपर पढ़ेंगे। ऑप्शनल में पहले ऑप्शनल में 6 पेपर चलते थे, अब 5 ही पेपर चलते हैं। हाइड्रोडायनेमिक्स नहीं तो जैसे पहले ऑप्शनल में 6 पेपर हुआ करते थे, हमने LPP भी पढ़ा है, हाइड्रोडायनेमिक्स भी पढ़ा है, दोनों पेपर पढ़ा है। अब क्या हुआ, 5 पेपर कर दिए गए हैं, 4 आपका कंपलसरी, 1 LPP, 5 पेपर चलेगा। भैया आप कहीं मैथ्स पढ़ रहे हैं तो ये थोड़ी ना कि एक पेपर छोड़ के कोई पढ़ाएगा, सब पढ़ाएगा। जो जो कह रहा है कहने दीजिए, बस सुनते चलिए, सुनते चलिए, अपने आप धक्का लगेगा जब 1 महीना आपका कंप्लीट होगा और आपका कोर्स कंप्लीट इतना मिलेगा। तो सोचिए और जगहों पे क्या पढ़ाई हुई है अभी तक और आपकी क्या पढ़ाई हुई है। एग्ज़ाम तो सबका साथ ही होना है ना भाई। जो बच्चे टैलेंटेड हैं, जो जिनको लगता है कि हम एंड टाइम पे सब पढ़ सकते हैं, वो पढ़ें। अच्छा मान लीजिए मार्च मिड हमने बोला, अप्रैल में चला भी गया, कितना दिन मिला, 15 दिन, 28 तारीख की होली है, 2-4 दिन आप आगे पीछे डिस्टर्ब, तो डजेंट मैटर कि अप्रैल में चला गया तो चला भी गया तो भी आपके पास कोई टाइम नहीं बचा, और अगर बच जाता है तो आप खुशनसीब, उतने दिन में आप अपने सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ये थोड़ी ना कि टाइम बच रहा है तो हम उतने दिन में कोचिंग ही दौड़ेंगे। चाहिए। ये आप लोगों से सेट ऑफ नेचुरल नंबर पूछा जाता है, सेट ऑफ इंटीजर्स पूछा जाता है। अब अगर आप होल नंबर की बात करेंगे तो जैसे आपने नेचुरल नंबर किया उसमें 0 को इंक्लूड कर देंगे। जैसे ही 0 इंक्लूड हो गया, किसी भी एक पॉइंट को लेकर के डिस्कस कर लीजिएगा, बात वही पड़ेगी कि उस ओपन इंटरवल में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल और इरेशनल होंगे, वो W में कंटेन नहीं करेंगे। ये हमेशा याद रखिए, जब रियल नंबर के रिस्पेक्ट में, R के रिस्पेक्ट में कोई भी ओपन इंटरवल बनेगा या क्लोज इंटरवल बनेगा, उसमें इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इरेशनल दोनों होंगे। अब जज आपको करना है कि वो इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इरेशनल दिए गए सेट में कंटेन कर रहे हैं या नहीं। कंटेन कर गए तो इंटीरियर पॉइंट, कंटेन नहीं किए तो इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। ठीक है, बस इसकी ये छोटी सी स्ट्रैटेजी है।
ले लीजिए, लेकिन आप ये ध्यान रखिए रेडियस आप कैसा लेते हैं, छोटे से छोटा। आप छोटे से छोटा में 1/2 ले लीजिए, 1/4 ले लीजिए, जो भी इंटरवल आएगा छोटे से छोटा और भी छोटा मान लीजिए, कोई भी इंटरवल आएगा उस इंटरवल में भी इनफाइनाइटली मैनी रेशनल और इरेशनल तो हमेशा रहेंगे, चाहे आप एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ भी क्यों ना लें। 1/2 लीजिए, 1/4 लीजिए, 1/6 लीजिए, 1/10 लीजिए, 1/18 लीजिए, 1/20 लीजिए, 1/100 ले लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ हमने 1/100 लिया भी होता तो -1, देखिए यहाँ पे मिलता आपको -1 -1/100 -1 + 1/100, ठीक है। इसकी वैल्यू आती -101/100, इसकी वैल्यू आती -99/100। क्लियर? तब भी इसमें इनफाइनाइटली मैंने रेशनल इरेशनल होते, वो कभी भी z में कंटेन नहीं करते। मतलब इसमें मोटा मोटी ये समझिए कि जो भी इंटरवल मिल रहा है वो इनफाइनाइटली मैंने रेशनल और इरेशनल कंटेन करेगा। Now you have to check whether that irrational and rational number contained in given set or not। जैसे रेशनल एंड इरेशनल नंबर n में कंटेन नहीं करेंगे, वैल्यू 5। रेशनल एंड इरेशनल नंबर z में कंटेन नहीं करेंगे, वैल्यू 5। रेशनल एंड इरेशनल नंबर w में कंटेन नहीं करेंगे, वैल्यू 5। रेशनल कंटेन करेगा बट इरेशनल कंटेन नहीं करेगा, दैट मीन्स वैल्यू 5। इरेशनल में कंटेन करेगा बट रेशनल कंटेन नहीं करेगा, तब भी वैल्यू क्या हो गई, 5। क्योंकि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल बोथ। इसमें रेशनल भी है इरेशनल भी है। रेशनल तो रेशनल में कंटेन कर गया बट इरेशनल वाला सेक्टर रेशनल में कंटेन नहीं किया, तब भी वैल्यू क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हो गया भाई, डायग्राम बन गया इसका। नेक्स्ट एक और बता दे रहे हैं, क्यू इंटीरियर। ठीक है, क्यू इंटीरियर देखिए, कराइए भाई क्यू इंटीरियर आप लोग। चलिए क्यू इंटीरियर को किया जाए। क्यू इंटीरियर करेंगे कि आईआर इंटीरियर करेंगे, जो मन आईआर इंटीरियर कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आईआर इंटीरियर। आईआर इंटीरियर को पहले हम यहाँ ड्रॉ कर ले रहे हैं। देखिएगा ये रियल नंबर लाइन है, आपको इसमें रियल नंबर लाइन है, जनरली हम लिख दे रहे हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इरेशनल नंबर, कोई एक इरेशनल नंबर हमको बता दीजिए, सिर्फ √3 ले लीजिए। √3 भी तो इरेशनल है। √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू फिर √3 1 2 3 4 3 इन दोनों के बीच में पाया जाएगा। √1 का वैल्यू 1, √4 का वैल्यू 2, तो 3 की लगभग इसके बराबर वैल्यू होगी 1.732। ठीक है, तो कहीं ना कहीं √3 आपका यहाँ पे होगा, ये रहा हमारा √3 1.732। √3 हमारा इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर की पहचान ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं करेगा और टर्मिनेट मतलब रुकेगा नहीं, जहाँ तक मन करे वहाँ तक वैल्यू ले जाइए, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। चलिए हमको वैल्यू निकालनी है आईआर इंटीरियर की। ठीक, आईआर इंटीरियर हमको चेक करना है कि आईआर इंटीरियर क्या होगा। आईआर इंटीरियर में आईआर के ही पॉइंट्स आएंगे। हमने आईआर का एक पॉइंट ले लिया क्या, √3 से चेक कर रहे हैं। सिंस √3 बिलोंग्स टू आईआर देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, अगर ये इसका इंटीरियर पॉइंट है, पहली बात तो आईआर का इंटीरियर पॉइंट चेक करना है। आईआर के इंटीरियर पॉइंट में आईआर के ही पॉइंट्स होंगे। हमने आईआर का एक पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया, √3। साथ में बोलिए मेरे, आईआर इंटीरियर में किसके पॉइंट होंगे, आईआर के।
तो हमने आई आर का एक पॉइंट ले लिया, वो पॉइंट क्या ले लिया, √3। हमको चेक करना है कि √3 आई आर का इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, √3 को सेंटर मान करके एप्सिलॉन रेडियस का ओपन स्क्वायर बनाएंगे। अगर वो आई आर में कंटेन कर गया तो √3 आई आर का इंटीरियर पॉइंट है, वरना √3 आई आर का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। हमने आर का जिक्र कहीं नहीं किया, सिर्फ हमने आई आर आई आर आई आर आई आर बोला है। मतलब आई आर का इंटीरियर निकालना है तो पॉइंट किसका लेंगे, आई आर का। आई आर का एक पॉइंट हमने क्या ले लिया, √3। हमको चेक करना है √3 आई आर का इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। तो √3 को सेंटर, एप्सिलॉन को रेडियस मान के ओपन स्क्वायर बनाएंगे। अगर वो आई आर में ही कंटेन कर गया तो इंटीरियर पॉइंट है, अदरवाइज इंटीरियर पॉइंट नहीं है। आई आर का इंटीरियर चेक करना था, आई आर का ही पॉइंट लेंगे। आई आर का एक पॉइंट हमने क्या ले लिया, √3। नाउ वी हैव टू चेक √3 इसका इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। ऐसा करने के लिए √3 को सेंटर, एप्सिलॉन को रेडियस मान करके ओपन स्क्वायर बनाएंगे। अगर ये ओपन स्क्वायर आई आर में कंटेन कर गया तो ये उसका इंटीरियर पॉइंट है, वरना इंटीरियर पॉइंट नहीं है। चलिए चेक करवाइए। इज इक्वल टू, बोलिए डेफिनेशन, x बिलोंग्स टू, वेरी गुड, r, फिर d डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर √3 इज लेस देन रेडियस एप्सिलॉन, s अंडर √3 कॉमा एप्सिलॉन इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r। डायरेक्ट लिख दे अब वैल्यू इसकी। आपको पता है सिंस इन r कॉमा d x कॉमा a इज इक्वल टू a माइनस x, सॉरी d x कॉमा a इज इक्वल टू ओपन इंटरवल a माइनस x कॉमा a प्लस x। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे लिखवाइए, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं x माइनस a कॉमा x प्लस a, कोई अंतर नहीं है। आपको पता है कि s a कॉमा एप्सिलॉन इज इक्वल टू a माइनस एप्सिलॉन कॉमा a प्लस एप्सिलॉन, a माइनस एप्सिलॉन x माइनस a कॉमा x प्लस a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे तो आएगा आपके पास x माइनस √3 कॉमा ये है इन r कॉमा d एस a कॉमा एप्सिलॉन इज इक्वल टू a माइनस एप्सिलॉन कॉमा a प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, इसकी वैल्यू हुआ करती थी। तो अगर यहाँ पे हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हमको मिलेगी √3 माइनस एप्सिलॉन कॉमा √3 प्लस एप्सिलॉन। इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस ओपन स्क्वायर इज एन ओपन इंटरवल, एस ए कॉमा एप्सिलॉन इज इक्वल टू a माइनस एप्सिलॉन कॉमा a प्लस एप्सिलॉन। इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस s √3 कॉमा एप्सिलॉन इज इक्वल टू √3 माइनस एप्सिलॉन कॉमा √3 प्लस एप्सिलॉन। अब देखिए ड्रॉ करिए, ये रहा √3 माइनस एप्सिलॉन कॉमा √3 प्लस एप्सिलॉन, ये हम अपने मन से मान लिए। ये डिस्टेंस है हमारी √3 माइनस एप्सिलॉन कॉमा √3 प्लस एप्सिलॉन। ठीक, फिर वही बात, ये अपने में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल एंड इररेशनल नंबर को कंटेन करता है। ठीक, इररेशनल तो इररेशनल में कंटेन कर गया, बट रेशनल नंबर इररेशनल में कंटेन नहीं करेगा। मतलब ये कभी भी कंटेन नहीं करेगा आई आर में, क्योंकि रेशनल वाला सेक्टर आई आर में कंटेन नहीं करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट एस अंडर √3 कॉमा एप्सिलॉन डज नॉट कंटेन इन आई आर। ठीक, इसका मतलब √3 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अगर √3 इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, और उस केस में आप कहेंगे कि इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 5, इसकी वैल्यू भी 5, इसकी वैल्यू भी 5।
समझ में आया? लिखिए IR इंटीरियर इज इक्वल टू 5 और ऐसे डब्बा बना करके लिख लीजिए, पढ़ते टाइम ध्यान रहेगा। उम्मीद तो की जा रही है, देखिए लोग कह रहे हैं ठंडक में कोरोना और बढ़ेगा, तेज़ी से बढ़ेगा। चक्कर क्या है, ये जो मौसम चेंज होता है इसमें लोगों का इम्यून सिस्टम वीक पड़ता है। इम्यून सिस्टम वीक पड़ेगा तो कोरोना होने के चांसेस बढ़ेंगे। बाकी देखिए क्या होता है। शुरू हुई अभी 2 दिन से ही शुरू हुई है दशहरे के पास से, हमको लगता है कल परसों, मतलब परसों से ही ये ठंड अच्छी खासी शुरू हो गई है। कुछ कह नहीं सकते भाई, पिछली बार भी बहुत ठंड पड़ी थी, बहुत ठंड पड़ी थी। एक्चुअली ये मेरे घर का बिल्कुल सामने से सारी दुर्गा जी निकलती हैं, मतलब एकदम ये मेन रूट है, ऐसा समझ लीजिए पूरा यहाँ जमावड़ा मतलब मेला लगता है मेरे घर के तो एकदम सामने। हम लोग भी शाम में से ये दरवाज़ा पूरा ओपन करके चेयर डाल के सब बैठ जाते हैं, मतलब पूरा मेला आपको दिखेगा, क्योंकि यहीं पे रामलीला मैदान है, यहीं पे एकदम पास में, यहीं पे सब कुछ होता है मेरे घर के पास, तो मतलब एवरीथिंग। तो हम लोग ने रथ वथ सब देखते हैं और सारी दुर्गा जी यहीं से निकलती है, पूरा मेला लगता है कल। मेला, चाट पकौड़े के ठेले, सब बच्चों के खिलौने के, मतलब सब बाहर से लोग आके यहीं बैठते हैं, पूरा मेला लगता है। अब जब नेक्स्ट मंथ शुरू होगा तो वीडियोस और प्राइवेट कर दी जाएंगी। अब हम लोग ने एक सिस्टम निकाला, केवल वीडियोस ही तक पहुंचेगी जिसकी मेल आईडी मेरे पास हो, इसके अलावा और कोई कितना भी जतन कर ले देख ही नहीं पाएगा, देख ही नहीं सकता, क्योंकि अब वो वीडियोस आपकी मेल आईडी तक पहुंचा करेंगी। सिस्टम तो हम तैयार कर चुके, लेकिन अभी इसलिए बीच में सेटअप चेंज नहीं कर रहे हैं। 27-28 तारीख हो ही गई है, 6 तारीख को 1 महीना पूरा होना ही होना है, तब अब चेंज करेंगे। वो सीधे आपके सीधे मेल आईडीज़ पे लिंकअप की जाएगी। अब इस समय खूब बच के रहिए मौसम की ठंडक से, खूब बच के रहिए। फ़ैन बंद कर दे, उन्होंने बंद ही किया था, हम कुछ कम करके चलाए थे। फ़ैन कहेंगे तो बंद कर देंगे, उन्होंने बंद ही कर रखा था, हमने चलाया था कुछ कम करके कि कम करके चला दें। ख़त्म दुनिया में अपनी। हो गया भाई? समझ में आया ये सेक्शन आप लोगों को? जो भी इंटरवल बनेगा वो हमेशा क्या कंटेन करेगा? इनफाइनाइटली मैनी रेशनल और इररेशनल। वो फर्दर गिवन सेट में कंटेन कर रहा है या नहीं वो आपको चेक करना है। कंटेन कर गया तो वो रेशनल इंटीरियर पॉइंट है, अदरवाइज वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लिखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम लिखिए इसका। इस थ्योरम को 3 पार्ट में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? तीन वाक्यांश हैं इसके, 3 स्टेटमेंट्स हैं इसके। आपका हो गया ये? क्या नाम है आपका? हो गया? नेक्स्ट लिखिए थ्योरम। 3 स्टेटमेंट है इसके, लिखते चलिए। पहले हम तीनों स्टेटमेंट को समझाएंगे फिर हम प्रूफ कराएंगे। लिखिए थ्योरम, लिखिए एट ईच पॉइंट ऑफ एन ओपन स्फीयर
at each point of an open sphere, at each point of an open sphere there is an open sphere contained in it. At each point of an open sphere, comma, there is an open sphere contained in it. पहला वाक्यांश है ये, ठीक है। दूसरा लिखिए और करके, एन ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट, एन ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट। और करके तीसरा वाक्यांश लिखिए, each point of an open sphere, each point of an open sphere is its interior point। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इन तीनों का मतलब कैसे एक ही है। हाउ कैन यू जज कि इन तीनों में आपको एक ही प्रूफ देना है। पहले तो ये चीज़ समझेंगे कि आप कैसे समझेंगे कि इन तीनों थ्योरम्स का एक ही मतलब है और इन तीनों थ्योरम्स में आपको एक ही प्रूफ देना है, ठीक है। चलिए पहले बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहला ऊपर वाला देखिए, मान लीजिए x, d कोई मेट्रिक स्पेस है, एट ईच पॉइंट ऑफ एन ओपन स्पेयर। हमने एक ओपन स्पेयर यहाँ पे ले लिया S, x, r। x इसका सेंटर है, r इसकी रेडियस है। एट ईच पॉइंट ऑफ एन ओपन स्पेयर, ओपन स्पेयर के प्रत्येक पॉइंट पर देयर इज एन ओपन स्पेयर कंटेन्ड इन इट। x, d कोई मेट्रिक स्पेस है, ये एक ओपन स्पेयर है, इसके हर एक पॉइंट पर एक ओपन स्पेयर पाया जाएगा जो इसी में क्या करेगा, कंटेन करेगा, ठीक। मतलब एट ईच पॉइंट ऑफ एन ओपन स्पेयर देयर इज एन ओपन स्पेयर कंटेन्ड इन इट। ये आपको प्रूफ करना है कि x, d कोई मेट्रिक स्पेस हो तो उसके हर एक पॉइंट पर एक ओपन स्पेयर ऐसा होगा जो उसी में क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा। पहला मतलब समझ में आया। दूसरा, एन ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट। आपको पता है ओपन सेट वो होते हैं जिसका हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होता है। ओपन स्पेयर का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है। ओपन स्पेयर का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है। क्यों? क्योंकि उन पॉइंट्स को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर उसी में कंटेन कर रहा है। दैट इज ईच ओपन स्पेयर, ईच पॉइंट ऑफ एन ओपन स्पेयर इज इट्स इंटीरियर पॉइंट। ओपन स्पेयर के हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर उसी में कंटेन कर रहा है। और किसी सेट का हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो तो वो सेट ओपन सेट होता है। चूँकि ओपन स्पेयर का हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, दैट मीन्स ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट। अब मतलब समझ में आया क्यों तीनों एक जैसा है। कोई भी ओपन स्पेयर लीजिए, उस ओपन स्पेयर में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब उसी में कंटेन करेंगे, ठीक। कोई भी ओपन स्पेयर लीजिए, उसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर उसी में क्या करेगा, कंटेन करेगा।
अगर इसको सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर इसमें कंटेन कर गया तो ये इंटीरियर पॉइंट, अगर इसको सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर इसी में कंटेन कर गया तो ये भी इसका इंटीरियर पॉइंट, अगर इसको सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर इसी में कंटेन कर गया तो ये भी इंटीरियर पॉइंट। मतलब ओपन स्फीयर का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होता है, और किसी भी सेट का अगर हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो तो वो सेट ओपन सेट होता है। क्योंकि ओपन स्फीयर का हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट, दैट इज ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। अब क्लियर हुआ, चीज़ें क्लियर हुई, समझ में आया? कैसे करेंगे वो बताएं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम मानेंगे कि x, d हमारा मैट्रिक स्पेस है, ठीक। उसमें हम एक ओपन स्फीयर ले लेंगे Sx, r। क्या मतलब होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस हुज डिस्टेंस, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ये x की जगह a कर लीजिए। क्यों? क्योंकि बार बार वरना आपको x दिखेगा तो वो आपको गड़बड़ी करेगा, है ना। यहाँ पे भी x आ गया, यहाँ पे भी x आ गया, देन यू शुड नॉट बी कंफ्यूज कि क्या ले रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि SAR एक ओपन स्फीयर है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर A इज लेस देन R, ठीक। हम प्रूफ ऊपर वाली डेफिनेशन को केवल करेंगे। सबसे पहले हमने एक ओपन स्फीयर को कंस्ट्रक्ट कर दिया, एन ओपन स्फीयर मतलब एक ओपन स्फीयर को कंस्ट्रक्ट कर दिया। ईच पॉइंट आपको बताया गया, जब भी कहानी ईच पे आती है सबको चेक नहीं करते, आर्बिट्रेरी को चेक करते हैं। जैसे आप लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ा था तो कहते थे ईच को चेक नहीं करो, आर्बिट्रेरी को चेक करो। अगर कंडीशन आर्बिट्रेरी के साथ होल्ड कर गई तो सबके साथ होल्ड करेगी, ठीक। अब हम इसमें एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले रहे हैं y, ठीक। लेट y belongs to SAR be any arbitrary point। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ओपन स्फीयर को कंस्ट्रक्ट किया, ओपन स्फीयर को कंस्ट्रक्ट किया। अब उस ओपन स्फीयर का ईच पॉइंट लेना है तो हमने उस ओपन स्फीयर का एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, ठीक। अब हम देखेंगे कि आर्बिट्रेरी पॉइंट को सेंटर मान करके एक ओपन स्फीयर ऐसा बनाएंगे जो इसी में क्या कर जाए, कंटेन कर जाए। अगर वो कंटेन कर गया तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया, कंटेन नहीं किया तो हमारा थ्योरम प्रूफ नहीं हुआ। कहानी समझ में आई? फिर से बोलिए। हाँ, क्यों? सुनिए उस चीज़ को। एक ओपन स्फीयर के हर एक पॉइंट पे चर्चा करनी है, एक ओपन स्फीयर के हर एक पॉइंट पे चर्चा करनी है। जैसे x, d मेरा घर हो गया, मेरे घर के एक कमरे की चर्चा करनी है तो हमने अपने घर का एक कमरा ये ले लिया, मेरे घर का एक कमरा ये हो गया। अब हमको ये देखना है कि इस कमरे का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट हो, मतलब इस कमरे के हर एक पॉइंट को, ईच पॉइंट ऑफ दिस रूम को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर इसी कमरे में कंटेन कर जाए। अब थ्योरम पढ़िए। एट ईच पॉइंट ऑफ एन ओपन स्फीयर, ओपन स्फीयर का हर एक पॉइंट, इस कमरे का हर एक पॉइंट, तो मेरा घर, ये कमरा, उसका हर एक पॉइंट, x, d मैट्रिक स्पेस, ओपन स्फीयर का हर एक पॉइंट। अब बात क्लियर हुई? तो हमने सबसे पहले x, d मैट्रिक स्पेस लिया, एन ओपन स्फीयर, एक ओपन स्फीयर लिया, एट ईच पॉइंट, ओपन स्फीयर का ईच पॉइंट, तो ओपन स्फीयर का हमने क्या ले लिया, आर्बिट्रेरी पॉइंट। अगर कोई घटना आर्बिट्रेरी के साथ होल्ड कर गई तो वो घटना सबके साथ होल्ड करेगी। अब हमने इसका एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, ठीक। अब केवल आपको दिखाना है y को सेंटर, r डैश को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर SAR में क्या करेगा, कंटेन करेगा। अगर इसको मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर उसमें कंटेन कर गया तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया, ठीक है। क्लियर हुई बात, समझ में आई? तो अब हमको बस इतना दिखाना है ये चीज़, अगर ये चीज़ होल्ड कर गई तो कहानी प्रूफ हो गई, होल्ड नहीं की तो कहानी प्रूफ नहीं हुई।
थ्योरम मोटा मोटी समझ में आया? मेट्रिक स्पेस एंड ओपन स्पेयर, ईच पॉइंट के लिए हमने उस ओपन स्पेयर का आर्बिटेरी पॉइंट ले लिया। अगर आर्बिटेरी पॉइंट उस कंडीशन को फुलफिल कर गया तो सारे पॉइंट फुलफिल कर गए, फुलफिल नहीं किया तो कोई भी पॉइंट उस स्टोरी को फुलफिल नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए लिखिए थोड़ा सा, डालिए प्रूफ। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में से है ये, लिखिए लेट x कॉमा डी, let x comma d be a metric space, let x comma d be a metric space and an open sphere with the center small a and an open sphere with the center small a belongs to capital X। क्या लिखा आपने? Let x comma d be a metric space and an open sphere with center small a belongs to capital X with radius small r greater than 0, with radius small r greater than 0 is defined as, इक्वेशन नंबर 1 उतारिए, हो गया भाई? अब हमको कह रहा है एट ईच पॉइंट ऑफ ओपन स्पेयर, ओपन स्पेयर के हर एक पॉइंट पे, तो हमने ओपन स्पेयर का क्या कंसीडर कर लिया? आर्बिटेरी पॉइंट। नीचे से लिखिए, बोले भाई, लिखिए लेट y बिलोंग्स टू SAR बी एनी आर्बिटेरी पॉइंट, लेट y बिलोंग्स टू SAR be any arbitrary point, let y belongs to SAR be any arbitrary point। हो गया? जरा यहाँ समझिए, y कहाँ बिलोंग कर रहा है? SAR में। y बिलोंग कर रहा है SAR में, y बिलोंग कर रहा है SAR में, तो y की a से डिस्टेंस लेस देन r। अगर ये ध्यान हो तो मैंने रिमार्क में एक बार लिखवाया था 4 पॉइंट करके, y बिलोंग्स टू SAR, y डज नॉट बिलोंग्स टू SAR, y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल SAR, y डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल SAR। और कहते हैं बहुत यूजफुल है ये, ठीक है, वही कहानी आ गई। अगर y बिलोंग्स करेगा SAR में तो इसका मतलब है y की सेंटर A से डिस्टेंस निकालने पर वो लेस देन क्या आएगी? R आएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? लिखिए सिंस करके, सिंस ये अभी मत लिखिएगा, ये लिखिए सिंस y बिलोंग्स टू SAR दिस इम्प्लाइज dy कॉमा a लेस देन r। हो गया? इसको ज़रा इधर भेज दीजिए, दिस इम्प्लाइज दैट r माइनस डी वाई कॉमा ए ग्रेटर देन 0। ठीक है, लेट रेडियस की ज़रा पहचान बताइए कि आप कैसे जज करेंगे कि फलानी चीज़ रेडियस बन सकती है? हमेशा अगर स्मॉल r ग्रेटर देन 0 है तो आप उसको एज अ रेडियस यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो उसको एज अ रेडियस यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखिए, लेट r माइनस डी वाई ए की जगह हम मान रहे हैं r डैश।
चूँकि ये ग्रेटर देन 0 है तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, तो आप इसको एज अ रेडियस यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्लियरली आर में से कोई चीज़ घटी है तो आर डैश मिला है, आर में से कोई चीज़ घटी है तो आर डैश मिला है। इसका मतलब आर डैश आर से क्या होगा, छोटा होगा, आर डैश आर से क्या होगा, छोटा। मतलब आर में से 4 को घटा दो तब आपको आर डैश मिलेगा। तो ये जाहिर सी बात है, कुछ घट रहा है तो ये छोटा होगा और ये बड़ा। मतलब आर मान लीजिए आर का मान हमने 10 ले लिया, ठीक है, आर में से 4 को घटाएंगे तो आर डैश आएगा, 10 में से 4 को घटाएंगे तो आर डैश आएगा, 6 इज इक्वल टू आर डैश। कौन बड़ा है कौन छोटा है, आर डैश छोटा है और आर बड़ा है, आर डैश छोटा है और आर बड़ा है। ये देखिए आर का मान 10 लिया, आर में से कुछ घटाया, किसके बराबर मिला, आर डैश के। आर का मान 10 रख दीजिए, आर डैश का कितना मान आया, 6, तो आर डैश छोटा है और आर बड़ा है, आर डैश छोटा है मुंह बंद है और आर डैश बड़ा है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, उतारिए। डायग्राम भी बना लीजिएगा ये वाला। जब कोई चीज़ शुरू होती है पहले साल, तो उसकी चर्चा ही बहुत होती है ना। जैसे पहले मेरी क्या आदत थी कि कोई भी डिस्कशन होता तो हम थोड़ा टेंस होते थे, जो हड़बड़ाते थे। धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता तो हमको क्या चीज़ समझ में आई, अगर प्रणय ट्यूटोरियल चर्चा में है इट्स मोर गुड। अरे मेरी अभी कोई वही नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं में अगर ये चर्चा में आ रहा है इसका मतलब आप कोई अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और अगर कोई नाम ही नहीं है तब आप विचार करिए कि क्या ऐसा काम करें कि आपका नाम हो। इंसान दाम के लिए नहीं मरता है, इंसान नाम के लिए मरता है। दाम कुछ भी हो, अगर आपका नाम हो रहा है तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कोई दाम लेकर के अपने साथ नहीं जाता है, हर इंसान नाम लेकर के जाता है। ठीक है, तो जितने ट्रोलिंग हो रही है, जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, करने दो, सुनते चलो, आप अपना काम करो। समय आने के बाद चीज़ें अपने आप पता चलेंगी, अपने आप होंगी। भाई हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं, हम भी बड़ी संस्था में काम किए हुए हैं और 8 साल काम किए हुए हैं और पूरे 14 साल तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि 5 साल हम खुद वहाँ रह के पढ़ाई की है। तो हमको ये पता है कि उस संस्था की क्या कमी है और क्या उसका वो है। आप ऐसे समझ लीजिए 14 तारीख या 15 तारीख की दिवाली है मेरे हिसाब से, 15 के आसपास कुछ ही है। ठीक है, दिवाली के 2-3 दिन तक आप और निकाल दीजिए, 17-18 नवंबर तक किसी संस्था में भी कोई काम नहीं होगा, ये आप हमसे लिखवा लीजिए। अगर 17-18 नवंबर तक आपका एक सेक्शन भी कंप्लीट हो गया तो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि बाकी जो संस्थानें अब चल रही हैं उन्होंने इस टाइम ड्यूरेशन तक कोई काम नहीं किया, आपने उतना ड्यूरेशन तक काम किया। बाकी संस्थाओं ने पैसा तो लिया ही, ऐसा तो है नहीं कि फ्री में एडमिशन कर लिया। आप बस अपना अचीवमेंट देखिए, जैसे ही आपका 20 नवंबर आएगा आपको दिसंबर आता दिखेगा। जब दिसंबर आ गया तो ख़त्म कहानी। दिसंबर से तो एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हो जाती हैं, तो बंदा एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू कराएगा
ये कोर्स कंप्लीट कराएगा, ये किताब शुरू करेगा। बस आप इसका अंदाज़ा इसी से लीजिए। जो इस साल की घटना है उसको अब फर्दर ये मत सोचिए कि हम पास हो जाएंगे। वास्तव में मानते हैं कि अगर जून से क्लासेस शुरू होती हैं, जुलाई अगस्त तो 2 महीना ऐसे ही गुजरता है, लेकिन अब आपके पास ऐसे ही गुजरने का टाइम ही नहीं बचा ना। अगर आप तब तक उतना कोर्स अपना कंप्लीट करने लगे, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर यू, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी आपके लिए। चलने दीजिए। एक महीना पैसा दे करके सब बाइंड अप कर देंगे। क्यों? क्योंकि सब टीचर्स के पास टाइम ही नहीं है। 1 महीना पढ़ाएंगे फिर बाइंड अप कर देंगे। 27 से पता था हमको चलने वाला है, आज से हो गया भाई। इतना आगे बढ़े। अब देखिए, अब केवल आपको इतना दिखाना है कि एस वाई कॉमा आर डैश कहाँ कंटेन करेगा, एस ए आर में। जैसे ही एस वाई कॉमा आर डैश कंटेन कर जाएगा एस ए आर में, आपकी बात सिद्ध हो जाएगी। एक सेट को दूसरे सेट में कंटेन दिखाना है, कैसे दिखाएंगे? एक एलिमेंट इसमें लेके चलेंगे, दिखा देंगे वो इसमें भी पाया जा रहा है। क्यों भाई? मान लीजिए 2 सेट्स हुआ करते थे, ए और बी। ए को बी में कंटेन दिखाना होता था तो आप एक एलिमेंट इसमें लेकर के चलते थे और दिखाते थे कि वो इसमें भी पाया जा रहा है। तो अगर एक एलिमेंट इसमें लेके चले और वो इसमें भी पाया जाता है तो ये सेट इसमें क्या कर जाता है, कंटेन कर जाता है। ठीक है, अब हम इसी का यूज़ करेंगे। क्लियर है? चलिए लिखिए, नाउ वी हैव टू ओनली प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू ओनली प्रूव दैट, ये लाइन, नाउ वी हैव टू ओनली प्रूव दैट, ये वाली लाइन। ये एस वाई कॉमा आर डैश इज कंटेन्ड इन एस ए आर, एस वाई कॉमा आर डैश इज कंटेन्ड इन एस ए आर। ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम z इसमें मान के चल रहे हैं और दिखा देंगे वही z इसमें पाया जाएगा। अगर वही z इसमें पाया गया तो ये सेट इसमें कंटेन कर जाएगा, अदरवाइज ये सेट इसमें कंटेन नहीं करेगा। क्लियर है? नीचे से लिखिए, लेट z बिलोंग्स टू, लेट z बिलोंग्स टू s y कॉमा आर डैश, लेट z बिलोंग्स टू y कॉमा आर डैश। अब जरा ब्लैक बोर्ड पे देखिए, अगर z इसमें पाया जाएगा तो पीछे भी बताए हैं, इसका मतलब होता है कि z की सेंटर y से डिस्टेंस निकालने पर वो लेस देन क्या आएगी, r डैश। ठीक है, ये समझ रहे इक्वलिटी? नहीं समझ रहे हो तो रिमार्क पढ़ लीजिएगा घर जा करके। इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब ध्यान दीजिए हम दिमाग कैसे लड़ा रहे हैं अपना। हमको क्या दिखाना है कि वही z कहाँ पाया जाएगा, एस ए आर में। अगर z एस ए आर में पाया जाएगा तो इसका मतलब है z की सेंटर a से दूरी निकालने पर लेस देन क्या आनी चाहिए, r। अब हमको यही प्रूफ करना है। कितने पॉइंट्स हो गए गिनिए, z 1 पॉइंट, a दूसरा पॉइंट, y तीसरा पॉइंट। इफ़ वी हैव 3 पॉइंट्स वी यूज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। कर रहे देखिए, यूजिंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी कॉमा वी हैव, चलिए यूज़ कराइए ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा d z कॉमा a, ठीक, d z कॉमा a, बीच में y को इंसर्ट कराइए, लेस देन और इक्वल टू डी जेड वाई प्लस डी वाई ए। क्लियर है? दिस इम्प्लाइज दैट डी जेड कॉमा ए डी जेड वाई लेस देन आर डैश। लेस देन और इक्वल टू था, वहाँ से लेस देन आया तो केवल लेस देन आर डैश। क्लियर है?
यहाँ देखिए डी ए वाई ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, इज इक्वल टू आर माइनस आर डैश। इसको हम इक्वेशन नंबर कैपिटल ए मान रहे हैं। कैपिटल ए से देखिए डी वाई ए इधर आया इज इक्वल टू आर माइनस आर डैश प्लस आर माइनस आर डैश फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड कैपिटल ए। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट ये इससे कट जाएगा डी जेड कॉमा ए लेस देन आर डैश आर, डी जेड कॉमा ए लेस देन आर, और डी जेड कॉमा ए लेस देन आर का सीधा सीधा मतलब हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट जेड बिलोंग्स टू एस ए आर। बताइए क्या? ठीक है, अब देखिए सिंस आपने तो माना था कि z पाया जा रहा है एस वाई आर डैश में, वही z आपको मिलने लग गया एस ए आर में। इसका साफ मतलब ये होगा कि सीधे सीधे आप कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट एस वाई आर डैश is contained in SAR। ठीक है, मतलब ओपन स्पेयर का हर एक पॉइंट पर एक ओपन स्पेयर होगा जो उसी में कंटेन करेगा। एट ईच पॉइंट ऑफ एन ओपन स्पेयर देयर इज एन ओपन स्पेयर कंटेन्ड इन इट। शब्दों को पकड़िएगा, एट ईच पॉइंट ऑफ एन ओपन स्पेयर देयर इज एन ओपन स्पेयर कंटेन्ड इन इट। प्रूफ हो गया थ्योरम? समझ में आया? इसका क्या मतलब होगा कि y इसका इंटीरियर पॉइंट है, क्योंकि y को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर इसमें क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है। y इसका इंटीरियर पॉइंट है। चूंकि y आर्बिट्रेरी था तो सारे पॉइंट इसके कैसे होंगे? इंटीरियर पॉइंट। अगर इसके सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो गए, इसका मतलब ये क्या होगा? ओपन स्पेयर, ओपन सेट। क्या होगा ये? ओपन सेट। तीनों परिभाषाएं प्रूफ हो गई। थ्योरम समझ में आया? आपको कोई डाउट था इसमें? कुछ पूछना चाह रही थी? उतारिए। कहाँ तक उतारा है आप लोगों ने? यहाँ से उतारना है ना? यहाँ से उतारिए। सिंस, नीचे से लिख लीजिएगा, सिंस y इज टेकन आर्बिट्रेरी, hence at each point of an open sphere there is an open sphere contained in it। उतारिए यहाँ तक पूरा।
इस साल तो आप लोग केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। देखिए पढ़िए कहीं पे भी, हम ये कभी नहीं कहते कि मेरे यहाँ ही आओ हम कुछ अच्छा देंगे, वो भी अपनी अपनी पर्सनल थॉट होती है। किसी का पढ़ाया हुआ किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं समझ में आता, वो अपना अपना पर्सनल कंसेप्शन है कि हमको किससे पढ़ना है। जिससे भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि आपके पास इस साल अब समय नहीं है कि आप कोई फेस्टिवल एंजॉय कर सकें या आप रेस्ट ले सकें। वो टाइम चला गया। आपको जो छुट्टी 2 महीने के लिए मिलने वाली थी, वो छुट्टी आपको ऑलरेडी 6 महीने के लिए मिल चुकी है, तो वो सब इंक्लूडेड हो गया। तो अब ये मन बना के बैठे कि हमने छुट्टी बिता ली, अब मेरी छुट्टी जो भी होगी वो मार्च अप्रैल के बाद होगी, बात ख़त्म। जब इस टारगेट से, इस मोटिव से पढ़ेंगे तो चीज़ें ख़राब नहीं लगेंगी, वरना लगेगा कितना बर्डन पड़ रहा है मेरे ऊपर। आप लोग अपना सोच रहे हैं, हम तो फर्स्ट ईयर वालों का सोच रहे हैं। इतनी ख़राब स्थिति है, अभी एडमिशन शुरू होगा, ठीक है, कब वो लोग आएंगे। और मेरा तो पर्सनल थॉट यही है कि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं होगा। जो हम अपने दिमाग से समझ रहे हैं कहानी, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम तो नहीं होगा। ना वो कोर्स कंप्लीट करा पाएंगे, ना वो कुछ कर पाएंगे। यही होगा कि 3 महीना उनका प्रैक्टिकल ले करके फिर ग्रेस मार्क्स दे करके पास कर दिया जाएगा फर्स्ट ईयर को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं।